भाग 29। विक्रम अपने ऑफिस पहुंचा तो सभी लोग उसे शादी के लिए बधाई देने लगे। वह सोचने लगा कि इन लोगों को कैसे पता चला मेरी शादी के बारे में। उसकी नजर अब एक एम्प्लॉय के हाथ में लगे न्यूज़पेपर पर पड़ी, जिसमें उसकी शादी की खबर छपी हुई थी। ये देख विक्रम मन ही मन मुस्कुरा दिया। अच्छा है कि अब सबको पता है कि विविधा अब मेरी है। उसने देखा कि एम्प्लॉयज उससे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन झिझक रहे थे। वह समझ चुका था कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। जानता हूं आप लोग मेरी वाइफ से मिलना चाहते हैं। जल्द ही आप सभी से मिलवाऊंगा। फिलहाल अभी आप अपना काम करें। सभी एम्प्लॉयज आपस में बड़बड़ाते हुए वापस अपनी सीट्स पर जाने लगे। सर को कैसे पता चला कि हम उनकी वाइफ से मिलना चाहते हैं? बॉस है हमारे, सब पता होता है इनको। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि विक्रम सर शादी भी करेंगे। पता नहीं किस बेचारी की किस्मत फूटी है इनसे शादी कर। सर उसे भी पंक्चुअलिटी का लेक्चर दे देकर परेशान कर देंगे। अच्छा, लव मैरिज है या अरेंज? पता नहीं, न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ तो मेंशन नहीं है, बस शादी का ही मेंशन है। हाँ, लड़की का फोटो भी नहीं है। सब कुछ एकदम छुपा कर किया है सर ने। फिर भी अरेंज मैरिज ही होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की ऐसे खड़ूस इंसान से प्यार करेगी। हाँ, होगी बेचारी, मजबूर। भगवान इनकी बीवी को इनका गुस्सा सहन करने की शक्ति दे, वरना वह इतनी अच्छी हो कि इन्हें बदल कर रख दे और पहले जैसा बना दे। विविधा अपने माँ बाबूजी के साथ बैठी बातें कर रही थी और आरुषि उनके पास बैठी उनकी फैमिली फोटोज देख रही थी। ब्रजेश जी बोले, तो कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन उस घर में? सब ठीक है ना बेटा? तुम खुश तो हो? कल सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछना ही भूल गया। छवि जी, जो जानती थी कि विविधा के दिल में विक्रम के लिए क्या है और वह तो जाहिर तौर पर बहुत खुशी होगी, मुस्कुराते हुए बोलती है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी बेटी उस घर में बहुत खुश रहेगी। वहाँ सभी लोग इतने अच्छे जो हैं, और विक्रम हमेशा हमारी विविधा का ख्याल रखेगा, है ना विविधा? विविधा ने हाँ में सर हिला दिया। ब्रजेश जी उठ खड़े हुए। चलो तुम दोनों माँ बेटी बातें करो, मैं दुकान जाता हूँ और दोपहर में मार्केट आ जाना तुम तीनों। अचानक से शादी हुई तो कुछ खरीदारी भी नहीं कर पाए शादी के लिए। आज अपनी बेटी के लिए खूब सारी शॉपिंग करेंगे और अपनी इस नन्ही सी गुड़िया आरुषि के लिए और हमारे दामाद जी के लिए भी बहुत सारी खरीदारी करेंगे। विविधा सोचने लगी कि उस राक्षस को अपने साथ ले जाकर मूड क्यों खराब करना, बस कमियां ही निकालता रहेगा। विविधा बोलती है, बाऊजी विक्रम के लिए क्यों शॉपिंग करनी? उनको जो चाहिए खुद खरीद लेंगे। ब्रजेश जी बोले, ये सब देना होता है बेटा, अब वो भी हमारे घर का हिस्सा है और उसका एहसान तो हम जिंदगी में कभी नहीं चुका सकेंगे। विविधा तुनक कर बोले, अपने दामाद के लिए कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे पास फालतू पैसे नहीं है बर्बाद करने के लिए किसी पर भी। यह सुनकर आरुषि, ब्रजेश जी और छवि जी हंस पड़े। ब्रजेश जी ने विविधा को छोटा गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं कहते दामाद जी के बारे में। अरे हमारा भी तो फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करने का। अपनों को क्या हम तोहफे नहीं देते? हमारे लिए जैसी तुम हो वैसे ही वह भी है। और आरुषि बिटिया के सामने उसके भाई की शिकायत कर रही हो तुम। इसने उनको बता दिया तो फिर अच्छी खबर लेंगे तुम्हारी। विविधा ने आरुषि की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, आरुषि अपने भाई से कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि यह हमेशा से मेरी टीम में है ना आरुषि? आरुषि उठकर उसके पास आ गई। हाँ भाभी, हम दोनों हमेशा एक टीम में रहेंगे। उन दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया और हंसने लगे। ब्रजेश जी शॉप के लिए निकल गए। छवि जी गुस्सा होकर बोली, यह गलत बात है विविधा, विक्रम बहुत अच्छा लड़का है। आरुषि को अभी से ये सब मत सिखाओ कि तुम्हारी या विक्रम की टीम अलग अलग है। अब तो जो कुछ भी है तुम दोनों का साझा ही है। विविधा बोली, ओ तो आपको बुरा लग रहा है अपने दामाद के लिए? एक दिन में ही अपनी बेटी को पराया कर दिया और उस खड़ूस को अपना बना लिया। छवि जी बोली,
अब क्या करूं, विक्रम है ही लाखों में एक। विविधा नाराज हो उठ खड़ी हुई। चलो आरुषि, तुम्हें अपना घर दिखा दूं। यहाँ तो लोग पल पल में पार्टी बदल लेते हैं। उस ड्रैकुला ने मुझसे मेरी माँ छीन ली है। इस बात का हिसाब तो उसे मुझे देना ही होगा। छवि जी हंसने लगे। यह तो बता दे कि कब तक छोड़ा है तुझे दामाद जी ने यहाँ। विविधा बोली, वह कौन होता है मुझे छोड़ने ना छोड़ने वाला? काका ने कहा है कि कल आराम से आना, तो रात को यहीं रुकने वाली हूँ और मैं खूब सारी बातें करूंगी आप लोगों से। छवि जी बोली, ठीक है, अब मैं खाना बनाती हूँ। दोपहर के खाने के बाद से शॉपिंग के लिए भी तो जाना है, क्योंकि फिर लौटने में शाम हो जाएगी। विविधा बोली, आप आराम करो और आरुषि का ख्याल रखो, खाना मैं बनाती हूँ। छवि जी के मना करने के बावजूद भी विविधा किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। विक्रम अपने केबिन में बैठा था। उसका आज किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वह बार बार यही सोच रहा था कि विविधा अभी घर पर क्या कर रही होगी। जरूर मेरी बुराई कर रही होगी। कल तक उससे लड़े बिना कैसे रहूंगा? क्या करूं? अब तो गिफ्ट की भी टेंशन है। गिफ्ट के लिए किससे पूछूं कि क्या देना चाहिए? हाँ, नेट पर सर्च करता हूँ, वहां कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिल ही जाएगा। 1 घंटे सर्च करने के बाद भी विक्रम को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या गिफ्ट दे विविधा को। उसने कुछ तय किया कि वह क्या देगा विविधा को और मुस्कुरा उठा। खूब सारे गप्पे लड़ाने के बाद और खाना खाने के बाद आरुषि, छवि जी और विविधा ब्रजेश जी की दुकान पर पहुंची। दुकान को नौकर के हवाले कर ब्रजेश जी उनके साथ शॉपिंग के लिए निकल गए। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए जो भी अरमान देखे थे, वह सब पूरा करने की हसरत दोनों माँ बाऊ जी के दिल में थी। सभी सबसे पहले ज्वेलरी शॉप पर जा पहुंचे। विविधा उन लोगों का खर्चा बचाने के लिए बोली, माँ, बाऊजी, आप एक काम करो कि आरुषि को दिलवा दो जो कुछ भी उसे चाहिए। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। ब्रजेश जी बोले, पहले देख तो ले बेटा। विविधा ने मन बना लिया था कि वह हर चीज को मना कर देगी और कह देगी कि उसे कुछ भी ज्वेलरी पसंद नहीं आई। ब्रजेश जी बोले, विविधा बेटा, तुम एक बार फोन करके दामाद जी से पूछ लो कि वो आज फ्री हैं क्या। अगर हो तो थोड़ा उसकी पसंद का भी कुछ ले लेते उसके लिए। विविधा ने सोचा कि अगर विक्रम को बोला तो वो भाव खाएगा, और अगर आ भी गया तो माँ बाऊजी के सामने फिर कोई नाटक करेगा शरीफ बनने का। बाऊजी, उन्हें बहुत काम है, छोड़ो ना, फिर कभी बुला लेंगे उन्हें। ब्रजेश जी बोले, ऐसा भी क्या जरूरी काम है? कल ही नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, एक बार फोन तो करके पूछ ले। विविधा ने आफत सिर से टालने के लिए विक्रम को फोन करने का झूठा नाटक किया। हेलो, वो बाऊजी पूछ रहे थे कि आप आज फ्री हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं है, वो बस शॉपिंग के लिए बुला रहे थे। हम मार्केट में है ना अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ मैं बोल दूंगी उन्हें, आप इत्मीनान से काम करिए। विविधा ने फोन रख ब्रजेश जी की तरफ देखा। बाऊजी, उनकी आज बहुत जरूरी मीटिंग है तो वो नहीं आ सकते, माफी मांग रहे हैं। ब्रजेश जी बोले, कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे। सभी अभी गहने वगैरह देखने में बिजी ही थे कि उनके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। उन चारों ने उस ओर देखा तो एक तरफ काउंटर के सामने विक्रम फोन पर बिजनेस रिलेटेड बातें करता दिखाई दिया। उसे वहां देख जहां एक और आरुषि खुश हो गई, तो विविधा के पेरेंट्स और वह खुद हैरान थी कि यह यहाँ क्या कर रहा है। ब्रजेश जी बोले, दामाद जी की तो आज मीटिंग थी ना, कुछ देर पहले तो यही कहा था इन्होंने। विविधा अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह छुपाने लगी और बड़बड़ाने लगी, ये आदमी मुझे चैन से जीने नहीं देगा। बिजनेसमैन है या सेल्समैन जो यहाँ घूम रहा है? अब क्या बोलूंगी मैं बाऊजी से। छवि जी बोली, यही तो मेरे समझ में नहीं आया, पर अच्छा ही है कि दामाद जी तो खुद ही यहाँ आ गए, अब इन्हीं की पसंद का ले लेंगे कुछ। ब्रजेश जी बोले, हाँ ये बहुत अच्छा हुआ।
विविधा बड़बड़ाने लगी कि इसे भी अभी आना था यहाँ। अब माँ बाबूजी का खर्चा बढ़ जाएगा बहुत, क्योंकि इस महिषासुर को कोई भी चीज अपनी हाई क्लास के हिसाब से ही पसंद आएगी, फिर ऊपर से मेरा झूठ भी पकड़ा जाएगा। विविधा के पेरेंट्स विक्रम का ध्यान अपनी तरफ खींचते उससे पहले ही आरुषि दौड़कर विक्रम के पास पहुंच गई और उसका हाथ थाम मुस्कुराने लगी। भाई! विक्रम ने मुड़कर आरुषि की ओर देखा। उसे वहां देख वह चौंका। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी विविधा के पेरेंट्स वहां आ पहुंचे। ये हमारे साथ यहाँ आई है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं दामाद जी? विक्रम ने जब विविधा समेत सभी को वहां मौजूद देखा तो दंग रह गया और सोचने लगा कि इन्हें भी अभी यहाँ आना था। अब कैसे बताऊं इनको कि इनकी सुपुत्री के लिए तोहफा लेने आया था। इन लोगों के सामने तो ऑकवर्ड होना पड़ेगा, ऊपर से ये विविधा भी मेरी टांग खिंचाई करेगी। ब्रिजेश जी बोले, ये गलत बात है बेटा। जब हमने साथ शॉपिंग चलने के लिए कहा तो आपने कह दिया कि मीटिंग है, और 5 मिनट भी नहीं हुए कि आप यहीं आ गए। विक्रम यह सुन चौंका। मैंने कब कहा कि मेरी मीटिंग है? ब्रिजेश जी और छवि जी एक दूसरे को अचंभे से देखने लगे। ब्रिजेश जी ने पीछे एक कोने में खड़ी विविधा की तरफ इशारा करके विक्रम से कहा, इससे अभी फोन कराया था मैंने कि आपको शॉपिंग के लिए बुला ले हमारे साथ, ताकि आपको जो पसंद हो वो ले सको। हमने अभी तक आपको कोई तोहफा नहीं दिया, तो सोचा था कि आज ही ये काम भी खत्म कर लेते हैं। विविधा ने हमारे सामने आपको फोन करके पूछा था, लेकिन फिर इसने कहा कि आपकी मीटिंग है। विक्रम ने खुद से नजरें चुराती विविधा को देखा तो समझ गया कि ये गड़बड़ उसकी ही है। विविधा ने विक्रम को कुछ न बोलते सुना तो नजर उठा उसकी ओर देखा। वह उसे ही रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखे जा रहा था। विविधा विक्रम से नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं ये राक्षस अब क्या सोच रहा है। अगर इसने बाबूजी से कह दिया कि मैंने झूठ बोला है तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। विक्रम चौंकने का नाटक करते हुए विविधा से बोला, क्या तुमने बाबूजी से कहा कि मेरी मीटिंग है? विविधा घबराई हुई सी विक्रम को देखने लगी और इशारे से उसे मना करने लगी कि वह कुछ न कहे। ब्रिजेश जी हैरान हो बोले, क्या आपकी मीटिंग नहीं थी दामाद जी? विक्रम मुस्कुरा दिया, नहीं मीटिंग नहीं थी, लेकिन मैंने ही विविधा से झूठ बोला था क्योंकि मैं इसके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेना चाहता था, पर देखिए ना, रंगे हाथों पकड़ा गया। यह सुन विविधा के माँ बाबूजी हंसने लगे। विविधा सोचने लगी कि ये यहाँ आया क्यों है। क्या वाकई ये मेरे लिए गिफ्ट लेने आया था या रंगे पकड़े जाने पर बहाना बना रहा है? विक्रम बोला, और हाँ, आप लोगों के लिए जैसी विविधा है वैसा ही मैं हूँ, तो आप लोग मुझे आप ना कहा कीजिए। ब्रिजेश जी ने आगे बढ़ विक्रम को गले से लगा लिया। मेरे तो नसीब ही खुल गए जो दामाद के रूप में तुम्हारे जैसा बेटा मिल गया। जरूर कुछ पुण्य कर्म किए होंगे मैंने, तभी तुम मिले हो। विक्रम ने विविधा की ओर कुछ इस तरह देखा जैसे कह रहा हो कि देख लो, तुम्हारे घर वाले मुझे कितना पसंद करते हैं। विविधा ने उसे इग्नोर करते हुए दूसरी ओर देखना शुरू कर दिया, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। विक्रम ने ब्रिजेश जी की ओर देखा। बाबूजी, अगर आपको कुछ ऐतराज ना हो तो क्या मैं अपनी बीवी को कुछ वक्त के लिए अपने साथ दूसरी तरफ ले जा सकता हूँ? वह काका ने कहा था कि अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं, तो मैं यहाँ पर विविधा के लिए कुछ लेने आया था। अभी यह यहाँ है तो इसी की पसंद का ले लेता हूँ कुछ। ब्रिजेश जी और छवि जी ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। फिर ब्रिजेश जी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो हमारी बेटी पर तुम्हारा भी पूरा हक है। तुम अपना ये काम खत्म कर लो, तब तक हम लोग भी कुछ देख लेते हैं तुम लोगों के लिए, फिर तुम आकर अपनी पसंद का ले लेना उनमें से कुछ भी। विक्रम चौंका। अपनी पसंद का मतलब? छवि जी बोली, बेटा अब तुम इस घर के सदस्य हो, कल तुम्हें हम कुछ नहीं दे पाए, अब कम से कम प्यार से जो कुछ भी खरीद रहे हैं थोड़ा बहुत तो ले लो। विक्रम बोला, लेकिन। ब्रिजेश जी बोले, बस बेटा,
अब कोई और बहस नहीं होगी। इतनी सी बात तो तुम्हें हमारी माननी ही होगी। विक्रम बोला, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, लेकिन पसंद मेरी ही होगी। ब्रजेश जी खुश होते हुए बोले, मंजूर है। विक्रम विविधा को अपने साथ एक काउंटर पे ले गया और वहां एक मिरर के सामने बैठा दिया। आरुषि विक्रम का इशारा पा उसकी ओर चलने को हुई कि छवि जी ने उसे रोक लिया। तुम हमारे साथ ही रुको बेटा और बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। विक्रम ने वहां से नजरें हटा अपने सामने खड़ी एक खूबसूरत सेल्स गर्ल को विविधा को नेकलेस दिखाने को कहा। विविधा ने देखा कि वह सेल्स गर्ल बार बार विक्रम की ओर मुस्कुराते हुए देख उसे ही नेकलेस दिखा रही थी, तो उसे बुरा लग गया। वह जब भी कोई नेकलेस विक्रम को दिखाती तो उस दौरान उन दोनों के हाथों की उंगलियां कभी कभी एक दूसरे से टच हो जाती थी। विविधा गुस्से से बड़बड़ाने लगी। साफ पता चल रहा है कि वह लड़की मन से चेप होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस आदमी के अंदर का ड्रैकुला बस मेरा खून पीने के लिए ही जागता है। दरअसल विक्रम सब समझ रहा था, लेकिन विविधा के चेहरे पर जलन के भाव देख उसने सेल्स गर्ल को कुछ नहीं कहा ताकि विविधा को कुछ और देर जला सके। कुछ समय बाद विक्रम ने खुद ही उस सेल्स गर्ल से कह दिया, आप मुझे नहीं, मेरी वाइफ को दिखाइए। विविधा को थोड़ी तसल्ली तो हुई इस बात से, लेकिन गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। उसका पति कोई पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी है कि हर कोई उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करे। वह सेल्स गर्ल जिस भी खूबसूरत नेकलेस की तारीफ करते हुए विविधा के सामने रखती, वह उसे मना कर देती। उस लड़की के साथ साथ विक्रम भी परेशान था कि ऐसा भी क्या हो गया जो विविधा को इतनी सुंदर सुंदर डिजाइन पसंद नहीं आ रही। 10 मिनट बाद ही वो सेल्स गर्ल परेशान हो विक्रम की तरफ मदद की उम्मीद से देखने लगी। विक्रम विविधा को अपने साथ एक तरफ ले गया और नाराजगी को छुपाने की कोशिश करते हुए बोला, क्या बात है विविधा, यह कैसी हरकतें कर रही हो तुम? वह बेचारी तुम्हें कितने अच्छे अच्छे डिजाइन दिखा रही है, लेकिन तुम हर किसी में कमी निकाल रही हो। विविधा बेरुखी से बोली, तो मैंने कहा था तुम्हें कि मुझे गिफ्ट दिलाओ। नहीं ना, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई गिफ्ट, नहीं है मेरा मन। विक्रम बोला, तुमसे पूछा नहीं है मैंने कि चाहिए या नहीं, बता रहा हूं, लेकिन मुझे क्यों दिला रहे हो? विक्रम अचंभे से उसे देखने लगा। अजीब लड़की हो तुम, बीवी हो मेरी तुम, तुम्हें नहीं दिलाऊंगा तो और किसे दिलाऊंगा? विविधा बोली, वह सब मुझे नहीं पता, बस मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। विविधा वहां से जाने लगी कि विक्रम की धीमी लेकिन गुस्से से भरी आवाज ने उसे रोक लिया। विविधा। विविधा को याद आया कि यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी हैं। अगर विक्रम ने सभी के सामने गुस्सा कर दिया तो गजब हो जाएगा। अगले ही पल विक्रम को भी याद आया कि वह कहाँ खड़ा है। उसने खुद को शांत किया और मुस्कुराकर विविधा से बोला, चुपचाप जाकर वापस बैठो और कुछ पसंद करो, वरना मैं अभी जाकर तुम्हारे बाबूजी को बता दूंगा कि तुमने उनसे झूठ बोला था कि मैं मीटिंग में हूं। विविधा बोली, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? विक्रम बोला, हाँ, क्योंकि तुम मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रही हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। विविधा पैर पटकते हुए वापस अपनी जगह पर जा बैठी। विक्रम भी चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए उसके पास आकर खड़ा हुआ। विविधा ने उस सेल्स गर्ल को देखा जो अभी भी विक्रम को ही बार बार देखे जा रही थी। उसे जलाने के लिए विविधा ने विक्रम की ओर देखा और बड़े प्यार से कहा, तुम्हें पता है ना विक्रम कि तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है, तो तुम्हें कौन सा पसंद है इन सारे सेट्स में से? विक्रम विविधा के बदले रंग को देख समझ गया कि अब विविधा के दिमाग में क्या फितूर चढ़ा है। उसने एक बड़ा ही खूबसूरत चोकर वाला नेकलेस उठा विविधा की ओर बढ़ा दिया। ये वाला देखो कैसा है? विविधा उस नेकलेस को देख मन ही मन मुस्कुरा उठी, क्योंकि उसे भी वो नेकलेस पहली ही नजर में पसंद आ गया था। वह सेल्स गर्ल जैसे ही विविधा को वह नेकलेस पहनाने के लिए आगे बढ़ी कि विविधा ने उसे रोक विक्रम से कहा, आपकी पसंद है तो आप ही पहना दीजिए। विक्रम हैरान सा उसे देखता रह गया। वह समझ नहीं पाया कि विविधा सच में उसे ऐसा करने को बोल रही है या बस उस सेल्स गर्ल को सुनाने के लिए। लेकिन अगले ही पल में विविधा को अपने बालों को एक तरफ करते देख विक्रम समझ गया कि उसे सच में विविधा को यह नेकलेस पहनाना है। विक्रम आगे बढ़ा और विविधा को नेकलेस पहनाने लगा।
विविधा का ध्यान जो कुछ देर पहले तक उस सेल्स गर्ल पर था, विक्रम की ओर आ गया, जो उसके पीछे खड़ा हुआ उसे वो नेकलेस पहनाने लगा था। विक्रम की नजदीकी से विविधा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह खुद को ही कोसने लगे कि उस सेल्स गर्ल को जलाने के चक्कर में उसने अपने लिए ही मुसीबत मोल ले ली है। पीछे दूर बैठे विविधा के माँ बाबूजी खुश हो उन्हें देख रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी को इतना ख्याल रखने वाला पति जो मिला था। विक्रम ने विविधा के सामने रखे मिरर में जब उसके चेहरे पर आए असहजता के भाव को देखा तो मन ही मन विविधा की बेवकूफी पर हंस पड़ा कि जब इतना कुछ बस का है ही नहीं तो बोला ही क्यों। वह विविधा को नेकलेस पहनाते हुए उसकी गर्दन पर बड़े प्यार से अपनी उंगलियों से छू जाता, जिससे विविधा और भी ज्यादा असहज हो जाती। विक्रम को उसे परेशान करने में मजा आने लगा। उसने विविधा के मना करने के बावजूद भी उसे 3-4 नेकलेस और पहनाए। विविधा समझ रही थी कि विक्रम उसे जानबूझकर तंग कर रहा है, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। विक्रम ने चोकर वाले के साथ साथ 3 बड़े ही खूबसूरत नेकलेस सेट ले लिए। विविधा ने धीरे से विक्रम को टोका, इतने सारे और इतने महंगे सेट लेने की क्या जरूरत है? विक्रम बोला, जरूरत है तभी ले रहा हूं। अपनी वाइफ के लिए मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। वह सेल्स गर्ल उन चारों सेट्स को लेकर पेमेंट काउंटर की ओर बढ़ गई। विविधा ने जल्दी से अपने चारों ओर देखा कि दुकान में मौजूद लोगों में से कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। रास्ता साफ देख उसने अपनी सैंडल विक्रम के पैर पर जोर से मारी। विक्रम ने अपना दर्द छुपाते हुए उसे घूरा। ये क्या तमीज है तुम्हारी? मारा क्यों? विविधा बोली, तुम तो बात ही मत करो तमीज की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? सब नोटिस किया मैंने कि कैसे तुम मुझे नेकलेस पहनाते हुए बार बार ही गर्दन को छू रहे थे। आइंदा ऐसी हरकत की तो ये उंगलियां ही तोड़ दूंगी तुम्हारी, समझे? विक्रम अपने पैंट्स की पॉकेट्स में हाथ डालकर गंभीर चेहरा बना खड़ा हो गया। एकदम ट्यूबलाइट हो तुम। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ कोई शरारत कर रहा था या तुम पर प्यार आ रहा था इसलिए तुम्हारी गर्दन को छू रहा था? बिल्कुल गलत। सच तो ये है कि मेरा मन कर रहा था कि तुम्हारी गर्दन ही दबा दूं, लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को रोक सका मैं। विविधा अचंभे से उसे देखने लगी। क्या? विक्रम विविधा को वहीं छोड़ पेमेंट काउंटर पर आ गया और कुछ बातें करने के बाद वापस गया। विविधा इतने में अपने पेरेंट्स के पास पहुंच चुकी थी। आरुषि ने उसे और पीछे से आते विक्रम को अपने लिए पसंद किए इयररिंग्स दिखाने लगी जो ब्रजेश जी और छवि जी ने उसे दिलाए थे। विक्रम को देखते ही ब्रजेश जी ने एक मोटी सी सोने की चेन उसकी तरफ कर दी। बेटा, हमें तो ये पसंद आई है तुम्हारे लिए, तुम्हें कैसी लगी? विक्रम बोला, अच्छी है। विविधा सोच में पड़ गई कि ये तो बहुत महंगी होगी। अगर ऐसा ही हाल रहा तो कहीं माँ बाबूजी अपनी सारी सेविंग्स मेरे लिए ही खर्च ना कर दे। छवि जी बोली, यहाँ और भी बहुत सारी डिजाइन है विक्रम बेटा, तुम उन्हें भी देख लो। विक्रम बोला, नहीं, यही वाली सही है। विविधा गुस्से से विक्रम को घूरने लगी। इसे नहीं पता क्या कि मेरे माँ बाबूजी इसकी तरह अमीर नहीं है? कोई हल्की फुल्की चेन ही ले लेता तो क्या चला जाता है इसका? सोने का भाव भी तो कितना ज्यादा है, लाख भर से क्या कम की होगी भला? माँ बाबूजी को भी तो हिसाब से चलना चाहिए ना। अब बाबूजी ने विविधा से कहा कि वह भी अपने लिए सोने की चूड़ियां, इयररिंग्स और नेकलेस देख ले अच्छा सा। वो दोनों अपनी बेटी पर अपना सब कुछ लुटा देना चाहते थे। आज विविधा को अपनी जिंदगी में सेटल देख उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने अब जानबूझकर एक हल्का सा नेकलेस ले लिया। ये सही रहेगा, मुझे यही पसंद है। माँ, आपको तो पता है ना कि मैंने पहले कभी हैवी ज्वेलरी नहीं पहनी, तो मैं कैरी नहीं कर पाऊंगी। छवि जी बोली, लेकिन बेटा, पहले नहीं पहना तो क्या हुआ, अब तो पहननी चाहिए ना। विक्रम के साथ उठने बैठने वालों से जब मिलोगी तो वो लोग क्या सोचेंगे? विक्रम बोला, आप बिल्कुल सही कह रही है विविधा, ऐसी ज्वेलरी से तो मेरी रेपुटेशन पर दाग लग सकता है। तुम कोई हैवी ज्वेलरी देखो। ब्रजेश जी ने अब खुद ही विविधा के लिए हैवी नेकलेस, चूड़ियां और कानों के झुमके निकाल कर रख लिए। बहुत सोचती है बेटा तू भी।
हमारा सब कुछ तेरा ही तो है। विविधा सोचने लगी कि लग गया 5-6 लाख का चूना। उसे विक्रम पर बहुत गुस्सा आने लगा कि क्या जरूरत थी उसे माँ की बात में सहमति जताने की। वह परेशान से अपने माँ बाबूजी को देखने लगी। एक बार को तो उसका मन हुआ कि विक्रम से कहकर सारी पेमेंट करवा दे, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसके माँ बाबूजी बहुत खुददार हैं। वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। उसने विक्रम को गुस्से में मैसेज किया कि उसे क्या जरूरत थी माँ बाबूजी से फिजूल खर्ची करवाने की। क्या वो अपना दहेज वसूल कर रहा है उसके पेरेंट्स से? विक्रम ने अपना फोन चेक किया और मैसेज पढ़ मुस्कुराते हुए रिप्लाई दिया, तुमने मुझे मारा था ना, उसकी सजा है ये जो तुम्हारे माँ बाबूजी चुकाएंगे। विविधा नाराज सी उसे देखे जा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्रम ऐसा भी सोच सकता है। वह उदास सी अपने माँ बाबूजी को देखने लगी जो एक तरफ खड़े अपने साथ लाए पैसों का हिसाब लगा रहे थे। उनके चेहरे पर आई चिंता की लकीरों से साफ पता चल रहा था कि उनके पास फिलहाल रुपए कम पड़ रहे हैं, लेकिन दामाद के सामने वो कैसे खुद को शर्मिंदगी से बचाएं, यही सोच रहे थे। विविधा के साथ साथ विक्रम भी उनकी परेशानी को अब तक समझ चुका था, लेकिन वह उन लोगों की मदद की पेशकश करके उन्हें असहज नहीं करना चाहता था। अब सवाल ये था कि इस सिचुएशन से निकला कैसे जाए। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।